करते क्या है लोग यार, जब कितने बच्चे आ रहे हैं क्या आ रहे हैं इनको पता ही नहीं है क्या। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला मिल गया, ठीक है। हिंदी पे मिल गया होगा, कितने लोग को मिला, आकांक्षा मिला है? कल किस ख़त्म कैसे हुआ, इन लोग को पता नहीं कितना कराना है, जितने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बैक साइड में कुछ नहीं लगा इन लोग। कल नेटवर्क नहीं था, नेट नहीं था, तो इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो इसलिए नहीं आया होगा। तो उसको ऐप है ना, सो चैट बॉक्स में डलवा दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना, तो उसको वहाँ से देख लेना। नेटवर्क कल की कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए आज हम लोग, हाँ पूछो। प्रत्यक्ष का मतलब है कि सीधा 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 जुड़ा हो, जैसे बनेगा उन्नत बीज है तो उत्पादकता क्या होगी? हाँ क्या? हाँ तो प्रत्यक्ष में रैखिक आ जाएगा, बताया था ना मैंने, जो लीनियर रिलेशंस है जिसका डायरेक्ट संबंध है वो प्रत्यक्ष में आ जाएगा। तो उसको बोला भी था मैंने कि डायरेक्ट रिलेशंस, इसको डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष में आ जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष में कौन सा आएगा? जैसे शहरीकरण है, तो शहरीकरण के कारण से जो भी समस्या है ना, आपका शहरीकरण के कारण से मान लो कोई समस्या है, तो इसका शहरीकरण का डायरेक्ट प्रभाव तो कई सारी समस्या हो गई, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे होता है? माइग्रेशन से होता है, प्रवसन से होता है। तो माइग्रेशन शहरीकरण के लिए जिम्मेदार है, उसके कारण समस्या, तो प्रवसन समस्या के लिए क्या हो गया आपका जो है इनडायरेक्ट रिलेशंस में आ जाएगा, अप्रत्यक्ष में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया भी होगा नोट्स में, आपके स्लाइड्स में डाला था, उसमें जो है ये चीज़ें आया समझ में। तो इस तरीके से तो वो प्रत्यक्ष, हाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आता है। बताया तो था टाइप्स ऑफ सिस्टम में, लीनियर वगैरह बताया था ना मैंने, लीनियर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया सब। उसमें प्रिंटेड वाला मत देखो, प्रिंटेड वाला, हाँ क्या है, कैस्केड मॉर्फोलॉजिकल भी है उसमें, ठीक है, उसकी ज़रूरत तो नहीं है वैसे। लेकिन कैस्केड में क्या होता है कि इंटर रिलेटेड चीज़ें होती है, कैस्केड रिलेशंस, कैस्केड सिस्टम में आपका जो है ना कुछ चीज़ें एक आध दो इधर उधर रहेंगी इस टॉपिक। कैस्केड होता है एक मॉर्फोलॉजिकल, एक कंट्रोल्ड होगा, एक अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया, मैंने 3-4 जो मेन थे बता दिया था। कैस्केड में क्या होता है कि एक का प्रभाव दूसरे पे, दूसरे का प्रभाव तीसरे पे होता है, उसको कैस्केड इफेक्ट कहा जाता है। कैस्केड इफेक्ट का मतलब आपका जो है एक का इम्पैक्ट दूसरे पे, दूसरे का इम्पैक्ट तीसरे पे, तीसरे का इम्पैक्ट क्या होगा आपका जो है उस पर होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दिया होगा इसमें कैस्केडिंग सिस्टम करके जो है। तो कुछ चीज़ें पढ़ के भी खुद समझ लिया करो, समझ गए ना, कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद कुछ चीज़ें पढ़ के समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कैस्केडिंग सिस्टम में क्या, विच कंसिस्ट ऑफ ए चेन ऑफ सब सिस्टम्स लिंक्ड बाय ए कैस्केडिंग थ्रू आउट सच दैट द आउटपुट ऑफ द सब सिस्टम फ्रॉम द इनपुट फ्रॉम द नेक्स्ट। जैसे क्या होता है कि आयरन स्टील कंपनी से क्या बनेगा, आयरन बनेगा, लोहा बनेगा, आयरन से हम इसमें निकल उकल मिला देंगे तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा, स्टील से फिर कई सारे क्या बनेंगे, बर्तन बनेंगे, मशीन बनेंगे, सब बनेंगे। स्टील से फिर क्या बनेंगे, कई सारी चीज़ें बनती है, मशीन से वगैरह बनती है, बर्तन बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। तो ये क्या हो गया, कैस्केडिंग रिलेशन हो गया कि एक का आउटपुट दूसरे का क्या बनेगा, इनपुट बन जाता है। तो इस तरीके से कैस्केडिंग रिलेशन, कैस्केडिंग सिस्टम कहलाता है आपका जो है। आ रही बात समझ में? उसी को इकोसिस्टम में जैसे जो फूड चेन भी हम कैस्केडिंग में ले सकते हैं। जैसे आपका घास फूस खा करके शाकाहारी जानवर होता है, शाकाहारी जानवर दूसरे मांसाहारी के लिए, तो ये भी क्या हो गया, कैस्केडिंग रिलेशन हो गया आपका जो एक का आउटपुट दूसरे का क्या हो गया,
इनपुट हो गया, तो उसी को कैस्केडिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सब सिस्टम फ्रॉम द इनपुट्स फॉर द नेक्स्ट। तो ये हो गया। इकोनॉमी में वैसे ही होता है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए नहीं, जैसे चीनी इंडस्ट्री है तो उसके लिए शुगर केन चाहिए, तो शुगर केन यूज करके क्या बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, चीनी का यूज करके फिर बाकी चीज़ें बनेंगी आपकी जो। तो ये क्या हो गया आपका कैस्केडिंग इम्पैक्ट हो गया, है समझ में। तो वो चीज़ हो गया। मॉर्फोलॉजिकल में क्या लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपोनेंट वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन देम आर एक्सप्रेस्ड थ्रू अ वेव ऑफ स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस मच ऑफ द स्पेशल एनालिसिस आउटलाइन सच मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वाला बताया था मॉर्फोलॉजिकल में आ जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स बताया था ना मैंने कि बहुत सारे रिलेशंस होते हैं आपस में, एक पूरी मॉर्फोलॉजी, एक अलग अलग आकार बन जाते हैं, x1 x2 है ना, जैसे डायग्राम भी लिया होगा मैंने, स्लाइड्स कल वाली दिखा देता हूँ। तो उसमें मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स चेन बन जाती है, उसको कहा जाता है उसको मॉर्फोलॉजिकल में, विच कंसिस्ट सोलली ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स एंड वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन देम आर एक्सप्रेस्ड थ्रू अ वेव ऑफ स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस मच ऑफ द मोस्टली जो है मॉर्फोलॉजिकल में जो फूड वेब बताया था, तो फूड वेब जो है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम का क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशन होता है, लिंक इनपुट्स आउटपुट्स, फिर एक ठीक है इस तरीके के जो सब सिस्टम है। एक सब सिस्टम ये हो गया। सब सिस्टम का मतलब जैसे मैंने कहा शरीर, तो शरीर के हमारा मानव ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम हो गया, इसके कई सब सिस्टम हो गए, ब्रेन सिस्टम अलग हो गया, हार्ट सिस्टम अलग हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग हो गया, ये सब क्या हो गए आपके सब सिस्टम्स हो गए। तो सब सिस्टम्स भी आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। सब सिस्टम्स भी क्या है, एक बड़ा सिस्टम हो गया, उसके कई सब सिस्टम्स हो गए, और वो भी आपस में इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसी में जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये मैंने कल भेजा था आप लोग को, पढ़ा होगा आप लोग, तो अच्छी बात है। जैसे ये आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका इम्पैक्ट इन दोनों पे पड़ा, फिर ये दोनों आपस में जुड़े हुए, इसी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो ये हो गया, सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से क्या है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल में आ जाएगा। एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी का आकार बन जाएगा, कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी ये भी मॉर्फोलॉजिकल में आ जाएगा, बट ये सिंपल मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। इसमें अब समझ पाओगे कि इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ये फिर जाके इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रहेगा कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो वह क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आपका मिक्स कंपोजिट सिस्टम कहलाता है, और वही आपका मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा। नाम अलग दे दिया उसने, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया, तो ये वाला एक आ जाएगा। जैसे फूड वेब बताया था मैंने, फूड वेब में क्या होता है, फूड वेब में एक तो हो गया घास फूस शाकाहारी जानवर, घास हो गई आपकी जो, इसको खाने वाले कई सारे शाकाहारी होंगे, है ना, कई सारे क्या होंगे आपके H1 H2 हर्बीवोर्स होंगे, आपके होंगे कि नहीं होंगे। फिर इसको खाने वाले फिर से कई सारे मांसाहारी होंगे, कार्निवोर्स होंगे। C1 होगा, इसको खाएगा, C1 इसको भी खाएगा, C2 है इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा। तो इस तरीके से सब एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो उसको फूड वेब कहा जाता है। तो फूड वेब किसका एग्जांपल हो गया आपका, मॉर्फोलॉजी का। एक चेन बन जाती है पूरी की पूरी, तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल में रखा गया है। तो बाकी ये देख लेना, यहाँ से जितना पता है उतना ही है, टाइप्स में बहुत सारे और मिल जाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से दिया हुआ है, पढ़ा था, खोला था, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम एनालिसिस। तो बाकी और क्वेश्चंस देख लेना जहाँ पे और डाउट्स हो तो, ठीक है। बाकी तो लगभग बता दिया था, ठीक है। तो एक आध जगह मिलेगा ऐसे एक आध चीज़ें जहाँ पे डिफ़र करता है, बाकी तो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। ये इसको भी एक बार पढ़ लेना, कुछ नया मिले ना मिले, लेकिन मेन मैंने कहा क्लास नोट्स क्लास में जो कराता हूँ और कुछ टॉपिक्स स्लाइड्स बना के दे रहा हूँ, उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ करके याद रखना है। प्रिंटेड में से कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिले तो पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, नहीं आए समझ में तो ले आना, ज़रूरत की होगी तो समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं आज एक टॉपिक सिलेबस में ही आपका दिया होगा, फ्रंट्स एंड फ्रंटियर्स। उसमें भी फ्रंट पढ़े तो अलग है, फ्रंट या इसको बाउंड्री कहते हैं, फ्रंट या बाउंड्री एक ही हो गया, एंड फ्रंटियर्स।
ये अलग है। हिंदी में कहेंगे आपका फ्रंट को सीमा, और इसको फ्रंटियर्स को लिखा होगा आपका जो है सीमांत। हिंदी में क्या लिखा है सिलेबस में? सीमा और सीमांत लिखा होगा सिलेबस में। देखो अंतर्राष्ट्रीय, हाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और सीमांत क्षेत्र। सिलेबस में ये टॉपिक आपका दिया होगा। इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल फ्रंट लिखा होगा, एंड फ्रंटियर्स, फ्रंटियर जोन्स लिखा होगा, या फिर क्या लिखा है सिलेबस में? इंटरनेशनल, हाँ ठीक है, तो लॉ ऑफ करके लिखा है, तो लॉ भी देखेंगे, लॉ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स। ठीक है, लॉ ऑफ, सीरियल में देखो, नोट्स में बाद में देखना, सिलेबस में क्या लिखा होगा? लॉ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स, हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स। तो बाउंड्री ऑफ फ्रंट दोनों एक ही है ना? वहाँ पे जो फ्रंट देखे थे वाताग्र वो अलग है, यहाँ पे फ्रंट का मतलब बाउंड्री से है, और फ्रंटियर का मतलब अलग से है। तो पहले तो दोनों अलग अलग है क्या देखेंगे, सीमा और सीमांत है क्या, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट, सीमा एंड सीमांत। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स। राजनीतिक भूगोल का टॉपिक है ये आपका, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आएगा, पॉलिटिकल थ्योरीज में आएगा। तो सीमा और सीमांत, तो ये दोनों है क्या पहले देखेंगे, दोनों में डिफरेंस, अंतर का टॉपिक आ जाता है, डिफरेंस क्या क्या है दोनों के बीच में, ये थोड़ा सा आएगा पहले। तो डिफरेंस के बाद है ना, इसमें दोनों की विशेषताएं वगैरह भी आ जाएंगी, सीमा क्या है सीमांत क्या है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। फिर उसके बाद आपका वर्तमान में स्थिति देखेंगे कि वर्तमान में सीमांत खत्म होते जा रहे, सीमाएं निश्चित होते जा रही है, एट प्रेजेंट क्या स्टेटस हो देखेंगे थोड़ा सा, दोनों की स्थिति में क्या स्थिति है आपकी जो है एट प्रेजेंट सिनारियो क्या है। और उसके बाद फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय लॉस है, मतलब इंटरनेशनल लॉस या लॉस ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय नियम कह दो, या इसी को डिमार्केशन, सीमांकन कैसे करते हैं, डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, हिंदी में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन ना। सीमांत तो मैंने कहा खत्म होते जा रहे हैं, तो जनरली सीमाओं का सीमांकन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन के कुछ नियम से, कुछ कानून से, कुछ रूल्स है, उसको देखेंगे, वो लास्ट में आएगा। आ रही बात समझ में? तो इतने डायमेंशंस को पढ़ना है। तो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, सीमा और सीमा। तो सीमा क्या होता है, एक लाइन होती है, सीमा क्या होती है, एक रेखा होती है, सीमा क्या होती है, एक रेखा होती है, लाइन होती है, जो दो देशों की संप्रभुता को क्या करती है, जो दो देशों की संप्रभुता को अलग करती है। दो देशों की संप्रभुता को अलग करती है, इंग्लिश में हो जाएगा आपका जो सेपरेट्स द सॉवरेनिटी ऑफ टू कंट्रीज, separates the sovereignty of two countries, separates the sovereignty of two countries। तो उसको हम लोग
सीमा कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। आ रही बात समझ में? या इसको दूसरे तरीके से भी लिखना है तो दो देशों के राजनीतिक क्षेत्र को क्या करती है, अलग करती है। दो देशों के, या जनरली सीमा हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राज्य की सीमा भी हो सकती है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में बाउंड्री है तो राज्य की सीमा हो जाएगी। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब बात करेंगे तो किन्हीं भी दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, इधर इंडिया है, इधर आपका पाकिस्तान है, तो दोनों के बीच में जो अलग करने वाली जो इंटरनेशनल लाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री कहेंगे। ये दो देशों की सॉवरेनिटी को अलग करती है, संप्रभुता को अलग करती है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, क्या होता है दुर्गा? हाँ, कोई भी भाषा में बता दो। संप्रभुता ठीक है नसरीन। हाँ, मतलब किसी भी देश या कंट्री या उसको राज्य के रूप में यदि देखें तो उस राज्य या देश के निर्णय पूरी तरह से क्या हो, खुद के द्वारा लिए गए निर्णय हो, किसी बाहरी दबाव, बाहरी ताकत या बाहरी हस्तक्षेप ना हो, है ना। तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। लेकिन बीच बीच में ट्रम्प बोलते रहते हैं कि मैंने तो रसिया से अनुमति दे दी, तो हम भारत देश संप्रभु कैसे हुए? आई ना बात समझ में कि हमने इंडिया को जो है अगले 1 महीने के लिए तेल लेने की अनुमति दी है। अब दी है नहीं दी हो अंदर की बात है, लेकिन तो आज की डेट में संप्रभुता 100% पॉसिबल नहीं होती। कई सारी चीज़ों पे हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो न चाहते हुए भी कुछ निर्णय हमारे इस पे ऐसे उसे भी आ सकता है। आया भी है पहले, बहुत पहले, जब 2009 में मैंने दिया था मेंस लास्ट वाला, तो उसमें एक ऐसे आया था, सॉवरेनिटी पे ही आया था एक ऐसे आपका जो है। तो उसमें क्या होता है कि वर्तमान में संप्रभुता 100% संभव नहीं है, क्योंकि हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है। न चाहते हुए भी कई सारी चीज़ें कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। जब तक हम सेल्फ डिपेंड, इसलिए मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया कि जितना ज़्यादा हम अपने पे निर्भर रहेंगे तब तक संप्रभुता उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। आ रही बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट तो लाइन परिभाषा उतनी ही है। संप्रभुता का मतलब संप्रभु देश या संप्रभु राज्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी वह देश जो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से स्वयं लेता हो, किसी बाहरी दबाव या बाहरी ताकत के द्वारा उसके निर्णय पर प्रभाव न पड़ता हो, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, संप्रभुता की कहलाती है। तो अधिकांश देश संप्रभु है, लेकिन कुछ देश जो है जैसे पाकिस्तान वगैरह अभी भी कई सारे दबाव में काम करती है, बांग्लादेश है कि नहीं, तो वो सब देशों को छोड़ दो तो भारत भी एक संप्रभु देश है। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पढ़ा होगा आपने पूरा का पूरा प्रियम्बल में, तो वो पूरा का पूरा। तो ये हो गया आपका सीमा। सीमांत क्या होता है? सीमांत जो है किन्हीं भी दो देशों या दो राज्यों के बीच, है ना। यहाँ पे राज्य का मतलब देश से है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने स्टेट, मैंने कहा था कि स्टेट जो वर्ड है, जो नए बच्चे खास करके 2-3 सेंस में अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य की परिभाषा दी गई होगी, दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य को डिफाइन किया होगा, कौन से आर्टिकल में है? ठीक है, आर्टिकल 12 में, कि कोई भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी, वो किस में आती है आपकी जो है, राज्य के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कल के दिन IAS बन जाओगे, अब गवर्नमेंट अथॉरिटी आप बन जाओगे तो आप भी अपने आप में एक राज्य बन जाते हो, राइट। उन्हीं सभी संस्थाओं को हम लोग क्या लेते हैं, सेंट्रल से लेके पंचायत तक जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, वो किस में जाएंगी, आपकी राज्य में जाती है। एक तो राज्य ये हो गया। दूसरा ये छत्तीसगढ़ राज्य, MP राज्य हो गए, तो राजनीतिक इकाई हो गई, किसी भी देश की क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई हो गई, पॉलिटिकल यूनिट हो गया आपका जो, उसके लिए भी राज्य यूज करते इंडिया में, खास करके कई जगह पे प्रोविंसेस वर्ड यूज करते हैं, है कि नहीं। और एक होता है पॉलिटिकल साइंस में, एक होता है आपका जो पॉल साइंस में राज्य का मतलब। तो पॉल साइंस में राज्य कहलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक तो भूभाग होना चाहिए आपके पास, कोई निश्चित भूभाग हो, पार्ट ऑफ लैंड हो आपके पास। दूसरा, उसमें कुछ पॉपुलेशन रहती हो, जनसंख्या रहती हो, राइट। तीसरा, उसमें कोई सरकार भी हो, और सरकार जो संप्रभु हो, सॉवरेन सरकार हो आपका जो है। तो ये 3-4 विशेषताएं, या संप्रभु सरकार को एक साथ भी लिख सकते हो, 3 विशेषताएं राज्य कहलाने के लिए जरूरी होता है।
तो जब भी यहाँ पे राज्य की बात करें तो राज्य का मतलब इस वाले राज्य से है। आया समझ में? तो यहाँ पर जब दो राज्यों के बीच में या दो देशों के बीच में क्या होता है, कोई भी दो देश या दो राज्य है, राज्य 1 या देश 1 और कोई दूसरा देश है देश 2, कंट्री 2, तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां पर दोनों देशों का कुछ ना कुछ क्या रहता है, आपका जो है विस्तार रहता है ना, उसका अच्छे से अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है, दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र हो गया है ना। हालांकि मैंने कहा आज की डेट में सीमांत जनरली नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि सभी देशों ने अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित कर दी गई है, सभी देशों ने अपनी अपनी राजनीतिक सीमाएं लगभग क्या कर रहे हैं, ये तब होते थे जब क्लियर कट सीमांकन हमारे पास डिमार्केशन नहीं हुआ था। औपनिवेशिक सरकारों के दौरान भी ऐसी चीज़ें हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार थी, म्यांमार में कुछ और था, तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हो जहाँ पे दोनों देशों में किसी का भी अधिकार पूर्णतः ना हो, है ना, दोनों के बीच का क्या हो गया, ट्रांजिशन जोन। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आपका फ्रंटियर वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जो है सीमांत वर्ड, सीमा का अंत, जहाँ पे दोनों देशों की कुछ जनसंख्या, कुछ रिसोर्सेस, कुछ आपका जो है अधिकार मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नेपाल के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत है ना, इसको बफर क्षेत्र भी पहले बोलते थे, बफर रीजन भी उसके कंटेक्स्ट में कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन अब बफर राज्य करके अलग से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे सीमांत क्या हो गए कि किसी भी देश के बाहरी सीमा वाले भाग हो गए, या दो देशों के बीच बाहरी सीमा वाले भाग जो संक्रमण क्षेत्र के रूप में होते हैं, दोनों देशों का वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती है, अधिकार नहीं होता है, दोनों देशों में से बंटवारा नहीं हुआ है अभी जो है। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, सीमांत कहा जाता था। खास करके ये मुख्य रूप से कुछ पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे भी अच्छे सीमांकन नहीं हुआ होगा, कुछ नदियाँ हो सकती है, आ रही बात समझ में, कुछ आपके जो है मरुस्थलीय क्षेत्र हो सकते हैं, जो क्लियर कट बीच में मरुस्थल में जाकर डिवाइड नहीं किया हमने जो है। तो इस तरीके के क्षेत्र होते थे जहाँ पे दोनों देशों में से किसी भी देश का पूर्ण अधिकार नहीं होता था, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, सीमांत कहा गया, फ्रंटियर्स कहा गया। आ रही बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब इसी के विशेषताएं हैं, सीमा देखेंगे अंतर्मुखी होता है, सीमांत बहिर्मुखी होता है, सब कुछ वर्ड्स यूज किए गए। अंतर्मुखी का मतलब अंदर की सीमा को निर्धारित करता है, सीमा, उसको समझना है। और जो बहिर्मुखी का मतलब बाहर की विशेषता, बहिर्मुखी, तो ये सीमांत क्या हो गया, बहिर्मुखी हो गया, सीमांत क्या हो गया, अंतर्मुखी का मतलब है इनर वर्ड्स, इनर में आ जाएगा आपका जो है। तो ये तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है कि सीमांत और सीमा दोनों सिनोनिम्स नहीं है। सीमांत एक क्षेत्र या जोन को दिखाता है, जबकि सीमा क्या है, एक आपकी रेखा है। अभी बताया मैंने, सीमा क्या हो गया, एक रेखा हो गया, और सीमांत फ्रंटियर क्या होता है, एक जोन होता है, क्षेत्र होता है, बताया मैंने। वो रेखा नहीं होगी, एक पूरा क्षेत्र होगा जहाँ पे दोनों ही देशों का कुछ ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखा जाता है, या फिर निर्जन क्षेत्र भी होता है, कोई रहता भी नहीं वहाँ पे ना, मेनलेस निर्जन क्षेत्र भी हो सकता है जहाँ पे दोनों देशों में सभी। लेकिन मैंने कहा आज की डेट में इस तरीके के सीमांत मिलना मुश्किल है, क्योंकि लगभग हमने क्या कर दिया, बाउंड्री, सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का निर्धारण कर दिया है। हाँ, यदि है भी तो आज की डेट में विवादित क्षेत्र में आते हैं। आज की डेट में किस में आएंगे, वो विवादित, डिस्प्यूटेड एरिया में आएंगे। यदि कुछ सीमांत क्षेत्र है जहाँ पे अच्छे से डिमार्केशन नहीं हुआ है, तो वो किस में जाते हैं, डिस्प्यूटेड एरिया। चाइना भारत के बीच में कुछ क्षेत्र है डिस्प्यूटेड, चाइना अपना अधिकार जमाता है, भारत बोलता है अपना अधिकार है कि नहीं। तो सीमांत क्षेत्र वहीं पे मिलेंगे आज की डेट में, वर्तमान में, जहाँ पर डिस्प्यूटेड रीजन्स है। आ रही बात समझ में? तो ये सब कहानी आगे लिखी होगी। फ्रंट, सीमा या सरहद, ऑफन रिफर्स टू द फ्रंटियर ऑफ सेपरेशन और द एक्चुअल लाइन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट। अलगाव का अग्रभाग या राजनीतिक संपर्क की वास्तविक रेखा होती है। फ्रंट एक रेखा होगी जो राजनीतिक रूप से दोनों देशों को क्या करती है, अलग करती है। उसी को दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं हम लोग। सीमा जो है राजनीतिक संप्रभुता की एक रैखिक अभिव्यक्ति है,
ये भौतिक के बजाय कानूनी राजनीतिक अवधारणा रखती है, मतलब फिजिकल नहीं होता है, मानव के द्वारा निर्मित होता है ना। सीमा रेखा हमेशा क्या होगी आपकी जो है ये मानव निर्मित होगी रेखा, पॉलिटिकल लाइन, बाउंड्री हमेशा क्या होगी मनुष्य के द्वारा बनाई गई बाउंड्री होती है। भगवान ने तो पूरे विश्व को, ग्लोब को एक बना के भेजा है, लेकिन हमने उसको रेखाओं में बांट दिया, ये मेरा ये तेरा, और उसी को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही है ना। इजराइल अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, कई क्षेत्रों को अपने में मिला करके बड़ा इजराइल बनाना चाहता है, तो इसीलिए क्या हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो बाउंड्री क्या हो गई, राजनीतिक कानूनी इकाई हो गई, का मतलब हो गया कि ये मानव निर्मित हो गई। लेकिन सीमांत क्या मिलेंगे, प्राकृतिक मिलेंगे। सीमांत जो होते दो देशों के बीच का प्राकृतिक नेचुरल रीजन होता है, उसको बाउंड्री मनुष्य ने बाउंड्री अभी नहीं बनाई है। हाँ, बाद में हमने जब दोनों मिल बैठ लिए, आधा इधर तुम्हारा आधा इधर मेरा, लाइन खींच दी, तो फिर बाउंड्री बन जाएगी। वही सीमांत क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये परिभाषा समझ में आ गई, जो मैंने बताई अपने शब्दों में वो भी लिख सकते हो कि सीमांत या सीमा क्या होती है, दो देशों की संप्रभुता को, सीमा एक रेखा होती है जो दो देशों की संप्रभुता को क्या करती है, अलग करती है, तो उसको हम लोग सीमा कहते हैं। इसकी विशेषताएं, सीमा की विशेषताएं लिखा हुआ है, लीनियर कॉन्सेप्ट है, रेखिक अवधारणा, मतलब एक रेखा है। ये क्या है आपका जो है सीमा, एक रेखा होती है जो दो देशों के राजनीतिक क्षेत्र को क्या करती है, अलग करती है, संप्रभुता को अलग करती है। समझ गए ना भाई, राजनीतिक क्षेत्रों को अलग करती है लिख लो, या संप्रभुता को अलग करती है लिख लो। यह बिना चौड़ाई वाली एक रेखा होती है। बिना चौड़ाई का मतलब एक सीधा रेखा, इधर वाला पाकिस्तान, इधर वाला इंडिया। आया समझ में। सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब अंदर की बाउंड्री को निश्चित करता है। सेंट्रीपिटल मतलब केंद्र की ओर, अभिकेंद्री का मतलब केंद्र की ओर। आ रही बात समझ में। तो जब हम किसी भी देश की बाउंड्री खींचते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इसके अंदर का मेरा है, ये बोलते हैं ना भाई। बाउंड्री का मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो किसकी हो गई, मेरी हो गई। आपकी घर की बाउंड्री है, उस घर के बाउंड्री के अंदर जो भी है सब आपका हो गया। तो इसको कहा गया सेंट्रीपिटल, अंदर की ओर कार्य करता है। ये सीमा किसकी ओर कार्य करती है, जबकि सीमांत पढ़ेंगे बाहर की ओर कार्य करता है, बाहर का जो क्षेत्र है। जैसे मान लिया दो प्लाट ले लिया आपने, दोनों का प्लाट का डिमार्केशन, बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र है जो दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहा है, जहाँ पे नाली बनानी है, तो वो कौन सा हो गया आपका, सीमांत हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों के बीच, घर के बीच में जो नाली बना हुआ है, नाली वाला क्षेत्र किस में आएगा आपका जो है ना, वो आपके घर के सीमा का पार्ट है, नहीं वो दूसरे के पड़ोसी के घर के सीमा का पार्ट है, तो वो नाली वाला बन गया, गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, संक्रमण क्षेत्र हो गया। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल, समझ में आ गया इसका मतलब, ये राज्य को एक साथ बांधता है और कानूनी सीमा निर्धारित करता है। समझ गया ना भाई, समझना रटना नहीं है। मेन बताया मैंने कि बाउंड्री जितने भी है पृथ्वी पर मनुष्य ने बनाया, कि पाकिस्तान तुम्हारा, भारत मेरा, बांग्लादेश तुम्हारा, है कि नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश पहले भारत के भाग थे, 1947 में फिर हमने उसको अलग अलग कर दिया, आए ना समझ में। तो मानव निर्मित होते हैं। फिर आउटर लिमिट, ये बाहरी सीमा निश्चित करती है कि यहाँ तक मेरा है, उसके बाद का दूसरे का है। ये आउटर लिमिट निश्चित करता है। इट मार्क द एग्जैक्ट एज ऑफ स्टेट्स लीगल जुरिडिक्शन, उसके अंदर का पूरा क्षेत्राधिकार किसका होगा, उस देश का होगा, और उसके बाहर दूसरे देश का होगा। तो बाहरी सीमा निर्धारित करता है। तो ये कुछ विशेषताएं, 4-5 पॉइंट है, उसको याद कर लेना है, सीमा क्या होती है। मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है बहुत ही बेसिक और सरल है, थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ने और पढ़ाने वाला मिल जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट इसीलिए बेकार है कि जितने टीचर्स हैं ज्योग्राफी के, खास करके दिल्ली में बैठे हुए, उन लोगों ने कभी मेहनत नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उन लोग पहले क्या था कि चल जाता था काम। सीमांत की अवधारणा, सीमांत, तो सीमांत क्या होता है बता ही दिया मैंने। फ्रंटियर्स, हिस्टोरिकली यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रंटियर्स वर रीजन्स दैट सेपरेटेड टू स्टेट्स वेयर नीदर हैड कंप्लीट सॉवरेनिटी, दे आर ज्योग्राफिक फीचर्स रादर देन पॉलिटिकल क्रिएशंस। तो मैंने कहा ना कि दोनों देशों के बीच का क्या होता है, ये वाला संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ पे किसी की पूर्णतः सॉवरेनिटी नहीं होती, लिखा हुआ है वेयर नीदर हैड कंप्लीट सॉवरेनिटी, किसी भी की सॉवरेनिटी, संप्रभुता नहीं होती है। जहाँ किसी का भी पूर्ण संप्रभुता नहीं थी,
ये राजनीतिक निर्माण के बजाय भौगोलिक विशेषताएं हैं। मतलब इन दोनों राज्यों में से, दोनों देशों में से किसी का भी पूर्ण अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों के बीच का एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया, प्राकृतिक क्षेत्र हो गया, जो दोनों देशों के बीच में स्थित होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत कहते हैं। आया समझ में? परिभाषा क्लियर है? जो अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि दो देशों के बीच में स्थित संक्रमण क्षेत्र, जो मुख्यतः क्या होगा, प्राकृतिक होगा, भौगोलिक क्षेत्र होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो है सीमांत कहते हैं। आया समझ में? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इसकी विशेषताएं, क्षेत्रीय अवधारणा मतलब एक क्षेत्र को बताता है। वो क्या था, लीनियर था, लाइन वाला। दोनों में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर इसमें क्या था, ये लीनियर कॉन्सेप्ट था, एक रेखा थी वो, जो ये क्या है, एरियल कॉन्सेप्ट, मतलब एक एरिया है, क्षेत्र है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और कुछ गहराई का मतलब यहाँ पे ऊंचाई से, गहराई का मतलब क्षेत्र के पूरे क्षेत्र से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल है यहाँ पे, उल्टा अपकेंद्री, यह राज्य के विस्तार की सीमा का बाहर की ओर प्रतिनिधित्व करता है, आउटर, बाहर की ओर बता रहा है। सीमांत की बात करेंगे तो देश की सीमा जहाँ खत्म होती है उसके बाद वाला अंत, सीमा का अंत है ना, सीमांत, जहाँ पे सीमा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अंत, वो वाला क्षेत्र हो गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया आपका, जो अपकेंद्री, वो क्या था, अभिकेंद्री था, है कि नहीं। नेचर सेंट्रिक, प्रकृति केंद्रित होता है जनरली। ये क्या होंगे, रेगिस्तान, पहाड़, जैसे बताया ना मैंने, जंगल हो सकते हैं, घने जंगल हो सकते हैं, नदी हो सकती है आपकी जो है, तो ये नेचुरल सेंट्रिक होते हैं। आया समझ में? ट्रांजिशन जोन होते हैं, मैंने कहा ट्रांजिशन जोन मतलब दोनों में से किसी का भी पूर्ण अधिकार नहीं होता, दोनों के देशों के लोग वहाँ पे मिलेंगे, दोनों की संस्कृति मिलेगी, है ना, दोनों देशों के संसाधनों पर अधिकार होगा। यह एक एकीकरण का क्षेत्र जहाँ संस्कृतियाँ अक्सर मिश्रित होती है। ट्रांजिशन का मतलब ये दोनों की विशेषताएं मिलेंगी। आ रही ना बात समझ में? तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका, तो ये ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये किसकी विशेषताएं हो गई आपकी, सीमांत की। आए समझ में? तो सीमा क्या होता है, सीमांत क्या होता है ना। क्लास में भी थोड़ा सा पॉइंट तुरंत नोट कर सकते हो तुम लोग, कहानी मत करो, बस विशेषताएं 4 पॉइंट नोट कर लिए, उससे काम हो जाएगा ना भाई। अंदर की कहानी घर जाके नोट करना। मार्जिनल वर्ड नहीं है वैसे, फ्रंटियर ही बोलते हैं उसको। मार्जिनल तो हो गया आपका, मार्जिनल एक कॉमन वर्ड हो गया, जो किसी भी क्षेत्र के लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मार्जिनल एरिया कहलाता है। जैसे ये आपका, जिसका मार्जिनल ये वाला पार्ट हो गया, तो किसी भी देश का मार्जिनल जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, जो है सीमांत में आ जाएगा, जो दो देशों के बीच में स्थित होता है। दो या दो से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही हो। आया समझ में? आज की डेट में जो फ्रंटियर का एग्जांपल जो मिलेगा सबसे बेस्ट, वो एंडीज पर्वत पे मिलता है, चिली और अर्जेंटीना के बीच में। यहाँ पर आपका जो ये रीजन है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में, इधर चिली है, इधर आपका अर्जेंटीना है। तो ये पूरा का पूरा ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ पे अभी भी अर्जेंटीना चिली के बीच में कोई सीमा पूरा निर्धारण नहीं हुआ है। तो सीमांत क्षेत्र का एग्जाम्पल यहाँ पे चिली अर्जेंटीना के बीच में एंडीज पर्वत क्षेत्र में मिलता है, यहाँ पे सीमांत का एग्जाम्पल। आया समझ में? चले आगे। तो दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, उसी को मैंने डिफरेंस में फिर से डाल दिया, आप लोग को परेशानी ना हो करके। तो दोनों में अंतर क्या है, फ्रंटियर प्राकृतिक होते हैं, बाउंड्री क्या होते हैं, कानूनी या कृत्रिम या मानव निर्मित होते हैं, है कि नहीं। आयाम क्या होता है, 2D होगा फ्रंटियर्स, एक रेखा होती है ना, 2D या 3D लिख सकते हो इसको, 3D लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई सब आ जाएगा, लेकिन पूरा क्षेत्र होता है ना भाई, तो 3D भी लिख सकते हो। एक रेखा होती है, बाउंड्री जो है। ओरिएंटेशन देखेंगे तो ये आउटवर्ड एक्सपेंशनिस्ट को बताता है, बाहर की चीज़ों को बताता है, ये इनवर्ड बताता है आपका जो है, बताया ना, बाहर
बाहरी भाग में होता है, ये अंदर सीमा की बात करते हो, सीमा के अंदर की बात होती है आपकी जो घर की सीमा, तो घर के बाउंड्री की बात हो गई, है कि नहीं। इंटीग्रेशन सांस्कृतिक मिश्रण मिलता है दोनों का। एक्ट एज अ बैरियर अवरोध के रूप में कार्य करता है, मतलब कि इस लाइन के इधर दूसरा पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान ले लो, पूरा कल्चर और सब कुछ उधर क्या मिलेगा अलग, इधर आपका अलग, है कि नहीं। तो उसको हम लोग लाइन के रूप में लेते हैं। कार्य क्या होता है, ये बफर क्षेत्र के रूप में काम करता है। ये भी वर्ड नोट कर लेना, ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसको भी देखेंगे। बफर जोन का मतलब होता है दो देशों के बीच स्थित क्षेत्र, उसको हम लोग कहते हैं बफर जोन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत और चाइना के बीच नेपाल बफर जोन का एग्जाम्पल है। नेपाल किसका एग्जाम्पल है, बफर जोन का। चाइना और रसिया के बीच, नेपाल किसके बीच में होगा, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल बफर जोन का एग्जाम्पल हो गया। बफर राज्य बोलते जनरली, है ना। पहले मान लेते कि नेपाल नहीं था, सिर्फ एक क्षेत्र रहा होगा, बाद में वो देश बन गया तो नेपाल बन गया आपका जो। उसी प्रकार मंगोलिया जो है चाइना और रसिया के बीच में है। मंगोलिया करके एक देश है, छोटा ठीक ठाक पड़ा है मंगोलिया। इधर आपका चीन पड़ेगा, इधर कौन सा पड़ेगा आपका रूस। तो इस तरीके के क्षेत्र होते हैं, उसको बफर जोन कहा जाता है, बफर राज्य कहा जाता है। बफर जोन या बफर राज्य कह सकते हो, जोन का मतलब क्षेत्र, तो राज्य नहीं होंगे। तो बफर राज्य की एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये बफर राज्य हो गए, क्या हो गए आपके बफर राज्य, बफर स्टेट हो गए, नेपाल मंगोलिया सब। तो बफर जोन का मतलब दो क्षेत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, दो देशों के बीच का ट्रांजिशन जोन, उसको क्या बोलेंगे बफर जोन, जहाँ पे किसी का भी पूर्ण कंट्रोल नहीं होता है। अरे डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री का मतलब ही है कि इधर तुम्हारा इधर मेरा, तो ये क्लियर कट बाउंड्री होती है। अब आते हैं सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण या सीमाओं को वर्गीकरण करके टॉपिक देखते हैं। तो ये सीमाएं क्या होती है समझ में आ गया, सीमा और सीमांत क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, है कि नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही बना है आपका, क्वेश्चन आया भी होगा, सीमा और सीमांत में अंतर, सीमा क्या होते हैं सीमांत क्या होते हैं, ठीक है। फिर सीमाओं का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन। सीमाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ तो सबसे पहला है आनुवांशिक वर्गीकरण, जेनेटिक। सरल है, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है, आप बस नाम याद रखना है। जेनेटिक का मतलब है उन सीमाओं की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर, सीमाओं की उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, जेनेटिक में रखते हैं, है ना। 3-4 नाम देखेंगे, इसमें नाम लिखते जाना भी आगे, एंटीसीडेंट, सब्सिक्वेंट, सुपर इम्पोज, तो लिखवा दूंगा, उसको देखेंगे आगे, नोट्स में है। आया समझ में। तो आनुवांशिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन देखेंगे जो उत्पत्ति के आधार पर है। दूसरा है आपका जो है मॉर्फोलॉजिकल, आकृतिक, मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज है। तो ये पर्वत पहाड़ नदी वगैरह जो बाउंड्रीज होती है उसको मॉर्फोलॉजिकल में रखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब वहाँ की जो भी वहाँ पे मिलता है, आकृति मिलती है, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, तो पर्वत नदी ये सब, जैसे भारत और नेपाल चाइना के बीच में हिमालय पर्वत बनाता है, उसी प्रकार एंडीज बताया मैंने, तो पर्वत नदी हो सकता है, मरुस्थल हो सकती है, डिजर्ट। तो इनके द्वारा जो बाउंड्री बनाई जाती है उसको किस में रखते हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजिकल में रखते हैं। उसको किस में रखते हैं हम लोग जो है, मॉर्फोलॉजिकल में। और एक है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब किस कार्य के लिए जानी जाती है, फंक्शनल बाउंड्री। फंक्शनल कैसे कार्य, जैसे आपका पीओके है, तो पीओके अभी पूरी तरह बाउंड्री नहीं आती, ये सिर्फ सीज फायर लाइन, मतलब युद्ध विराम रेखा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, युद्ध विराम रेखा, सीज फायर, मतलब दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो वहीं पर युद्ध रोक दिया गया,
तो ये फंक्शनल में आएगी। अभी हम लोग इसलिए पाकिस्तान वाला जो एरिया है, भारत क्या कहता है हमारा है POK वाला एरिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया, तो LOC है ना, युद्ध विराम रेखा का मतलब POK वाला जो LOC है उसको, युद्ध विराम रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये पूरी तरह से इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है ना, ये सिर्फ अभी क्या है फंक्शनल कि भैया जब तक दोनों के बीच में कोई बातचीत ना हो जाए, समझौता ना हो जाए, तब तक इधर का तुम्हारा इधर का मेरा है। अभी भारत ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, जब तक दोनों देश स्वीकार नहीं करेंगे उस बाउंड्री को हम इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो भारत बोलता है कि तुमने मेरे हिस्से पे कब्जा कर रखा है, तो इसलिए इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब तक कोई नई व्यवस्था न बन जाए तब तक सीज फायर लाइन को हम लोग क्या मान लेते हैं, सीमा मान के चल रहे हैं। तो ऐसी फंक्शनल हो गई। फंक्शनल का मतलब काम, कोई मिलिट्री लाइन हो सकता है, आगे पढ़ेंगे, कोई मिलिट्री आपका जो है मिलिट्री को क्या सैनिक या सैनिक सीमा हो सकती है कोई आपका फंक्शनल के रूप में, सेना के रूप में जो है सेना सुरक्षा संबंधी कुछ हो सकता है, सैनिक सीमा या सुरक्षा सीमा हो सकती है, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बनाया गया हो। तो ये फंक्शनल में 1 2 4 नाम आएंगे इसमें, जो फंक्शनल करके भी आएंगे। तो यहाँ पे 3 सीमाओं का वर्गीकरण पूछेगा तो पहले ये फ्लो चार्ट बना देना, आनुवंशिक, आकृतिक और फंक्शनल। ठीक है, अब इसके अलग अलग प्रकार देखेंगे। आनुवंशिक वर्गीकरण ज़्यादा फेमस है, ये हॉटसोर ने दिया था। किसने दिया था? हॉटसोर ने दिया था, रीजनल ज्योग्राफी में वहाँ पर नाम आया होगा। तो इसके कई सारे प्रकार है, कई सारे नाम है। जैसे सबसे पहला दिया होगा एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती सीमा, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट। पूर्ववर्ती का मतलब पहले से स्थित। तो पहले से स्थित का मतलब यहाँ पर है कि लाइन सीमा पहले बनती है, सांस्कृतिक विकास बाद में होता है। सीमांकन या सीमा का निर्धारण या सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाई जाती है, सीमा की जो उत्पत्ति होती है, सीमा का जो निर्धारण है, सीमा का निर्माण क्या होता है आपका जो है सांस्कृतिक विकास से पहले ही हो जाता है। पहले ही हो जाता है, उसको हम लोग एंटीसीडेंट में रखते हैं। इसका मतलब इंग्लिश वाले क्या समझ रहे हैं? एंटीसीडेंट का मतलब है कि बाउंड्री फॉर्म बिफोर इट्स अ कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल का मतलब वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट नहीं किए होते हैं। सांस्कृतिक विकास का मतलब मानव रहेगा और मानव के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो किस में आएगा? कल्चरल डेवलपमेंट में आएगा ना। सांस्कृतिक मतलब खान पान, रहन सहन उतना ही नहीं सोचना है। जितनी भी चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई वो सब सांस्कृतिक में आती है ना। मानवीय सांस्कृतिक विकास का मतलब यहाँ पे जो भी कल्चरल डेवलपमेंट होगा वह उसके बाद होता है। तो उसको एंटीसीडेंट में, जैसे अमेरिका और यूएसए की बाउंड्री है, यूएसए और कनाडा की बाउंड्री है। यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री है वह कौन सी लाइन कहलाती है आपकी? जो है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये इधर यूएसए, इधर आपका कनाडा, दोनों के बीच की बाउंड्री कौन सी हो गई आपकी? 49 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। आया समझ में? दोनों को बाउंड्री दोनों देशों ने माना हुआ है। ये बाउंड्री जब बनाई गई यहाँ पे कोई नहीं रहता था ना, वहाँ पे कोई एक आधो जनजातियाँ रहती होंगी, बात अलग है। लेकिन वहाँ पे मनुष्य का विकास या मनुष्य अच्छे से रहना स्टार्ट नहीं किया था। ना कोई सड़कें थी, ना ही कोई घर था, ना कुछ भी नहीं था। तो दोनों देशों ने मिल करके पहले बाउंड्री बना दी, उसके बाद फिर उधर जा कर के लोगों का क्या हुआ? रहना स्टार्ट हुआ, सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। तो ऐसे बाउंड्री को हम किस में रखते हैं? एंटीसीडेंट में रखते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातें ना? एंटीसीडेंट बाउंड्री, पूर्ववर्ती मतलब पहले से निर्मित, लोग रहना बाद में स्टार्ट किए। सांस्कृतिक विकास का मतलब सिंपल सा है कि बाउंड्री पहले बनी, लोग वहाँ पे रहना बाद में स्टार्ट किए। तो ऐसे बाउंड्री को किस में रखते हैं हम लोग? जो है एंटीसीडेंट में रखते हैं। आया समझ में? आया समझ में ना भाई? तो ये एंटीसीडेंट हो गया आपका जो है। दूसरा है सबसिक्वेंट। दूसरा है आपका जो है सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट का हिंदी होगा आपका जो है अनुवर्ती,
नहीं, सिक्वेंट हो गया हो तो ठीक है। सब सिक्वेंट, अनुवर्ती, सिक्वेंट हो गया अनुवर्ती, ये क्रमवर्ती, और सब सिक्वेंट का हो गया आपका जो है पूर्ववर्ती हो गया, और साथ में बाजू में आकर के कुछ तो नाम है इसका, हिंदी नाम उसका है एंटीसीडेंट। समझ में आ गया? एंटीसीडेंट समझाया था मैंने अभी कि दिस बाउंड्रीज वर डिफाइंड बिफोर द मेन फीचर्स ऑफ द कल्चरल लैंडस्केप पॉपुलेशन सेटलमेंट डेवलप्ड, मतलब उसके पहले यहाँ पे बन गया था। आया समझ में? ये सीमाएं सांस्कृतिक परिदृश्य की मुख्य विशेषताओं के विकसित होने से पहले ही परिभाषित का मतलब है बना दी गई थी, निर्मित कर दी गई थी। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया 49th पैरेलल डिग्री, समानांतर रेखा किसके किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। ये भी याद रखना, जीएस में भी काम आता है ये सब। आ रहा है ना समझ में भाई? सभी लोगों सरल है, इसमें कुछ भी नहीं समझने वाली बात नहीं है, बस एक बार पता चल जाए कि पढ़ना क्या है। दूसरा है सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट का उत्तरवर्ती, हिंदी कौन सा है आपका जो है? उत्तरवर्ती, ठीक है। सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, सबसिक्वेंट। चलो, तो सबसिक्वेंट किसको कहते हैं? इसका उल्टा हो जाएगा, जो पहला वाला पढ़े थे उसका उल्टा, कि ये जो सबसिक्वेंट बाउंड्रीज है लोगों के विकसित होने के बाद, लोगों के वहाँ पे रहने के बाद, सांस्कृतिक परिदृश्य के विकास के बाद स्थापित किए जाते, बनाए जाते, उसको हम लोग किस में रखते हैं? आपका जो है सबसिक्वेंट में रखते हैं। उसको किस में रखते हैं हम लोग? सबसिक्वेंट में। आया समझ में? ना इधर समझ लो, क्या नाम है? साक्षी। वो प्रिंटेड वाला घर जाके पढ़ना, इसलिए प्रिंट नोट्स नहीं देता मैं, सिलेबस के बाद देता हूँ, ख़त्म मतलब टॉपिक खत्म हो तब जाके देता हूँ, तो बच्चा फिर उसी में ज़्यादा उसमें क्या है कि चीज़ें वही दी है, लेकिन लैंग्वेज आपको जो क्लास में सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है वो इस टाइप के लैंग्वेज यूज करनी है ना। उसको याद करके लिखना मुश्किल होगा, तो समझ गया तो अपने शब्दों में लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा इसको सब हटा दो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक विकास से पहले जो बाउंड्री फॉर्म हो गई, डिफाइन कर दी गई, वो कौन से हो गए? एंटीसीडेंट। और सांस्कृतिक विकास के बाद जो बाउंड्री बनती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? सबसिक्वेंट। इतना ही काम का है आपका, बाकी वो कहानी क्या लिखी लाइन उसको अपने शब्दों में लिखने की, इतना ही लिख दोगे तो काम चलेगा। द बाउंड्री डिफाइंड बिफोर द कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल लैंडस्केप, ये जो वर्ड यूज किया हुआ है ना, कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल डेवलपमेंट, तो वो कौन सी हो गई आपकी? बिफोर द है तो एंटीसीडेंट, और आफ्टर द है तो बस इतना ही याद, उतना ही एग्जाम में भी लिखना है। ये सब इतना याद करके रटने की कोशिश मत करना है। अब कल्चरल डेवलपमेंट है तो डेफिनेटली हम किसके आधार, जो बाउंड्री बनी है अधिकांशतः किसके आधार पर बनी है? किसी पर्टिकुलर स्पीसीज जाति के आधार पर निर्धारित की गई है, भाषा के आधार पर या धार्मिक आधार पर। जैसे भारत पाकिस्तान है तो धार्मिक आधार पर है, इधर हिंदू इधर मुस्लिम, इधर भाषा के आधार, बांग्लादेश है तो भाषा के आधार पर, धर्म दोनों है ना, बंगाली बोलने वाले लोग हैं, धर्म अधिकांश का मुस्लिम है कि नहीं, तो वो भाषा धर्म भी हो सकता है। फ्रांस और जर्मन की सीमा रेखा किसके आधार पर हो गई? भाषा के आधार पे। फ्रांस में फ्रांस बोलते हैं, जर्मनी में जर्मनी बोलते हैं। तो यूरोप के अधिकांश जो है भाषा के आधार पे मिलेंगे आपकी, स्पेनिश स्पेन हो गया, इटालियन इटली हो गया। तो वो कल्चरल डेवलपमेंट के बाद हुआ है। तो कल्चरल डेवलपमेंट के बाद हुआ तो बाउंड्री किस आधार पे बनाई गई? भाषा हो गया, कल्चर हो गया। कल्चरल डिफरेंस है आपका, जैसे राज्य की बात करें हम लोग तो छत्तीसगढ़ को अलग से क्यों बनाया गया एमपी से अलग करके? क्योंकि हमारा कल्चरल अलग था, छत्तीसगढ़ी भाषा थी और भाषा के कारण से कल्चर अलग था। महाराष्ट्र क्यों बनाया गया? मराठी कल्चर अलग है, महाराष्ट्र भाषा अलग है। पंजाब बनाया, अधिकांश भाषा के आधार पर किया गया। भारत में जो है अधिकांश तो राज्य बनाया गया, सबसे पहला बनाया गया आंध्र प्रदेश 1953 में। उसके बाद भी अधिकांशता भाषा के आधार पर ही बनाया गया। क्यों? क्योंकि भाषा समान है तो लगभग कल्चर भी क्या हो जाता है? समान, या तो धर्म समान हो या भाषा समान हो। तो धार्मिक आधार पर भारत में कोई राज्य नहीं बनाए। आए समझ में? मूल्य हम लोग भाषा पे जोर दिया है, भाषा के आधार पे। तो ये जो सबसिक्वेंट बाउंड्रीज जो बनती है मुख्य रूप से जाति है, मतलब जाति का इंग्लिश वर्ड यहाँ पे कुछ वाली जाति नहीं है। यहाँ पे जाति का मतलब स्पीसीज के आधार पर है। जाति का मतलब यहाँ पे किसके आधार पर है? आपके जो है एथनिक, एथनिक वर्ड यूज किया गया। समझ पा रहे हो? एथनिक, यहाँ पे जाति का मतलब, एथनिक का मतलब जहाँ पे
क्या बताया था, एथनिक का मतलब सांस्कृतिक समानता हो, है ना। एथनिक वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे कल्चरल सिमिलरिटीज हो, जैसे जनजाति, ट्राइब बोलते हैं हम लोग, तो ट्राइब्स जो है एथनिक ग्रुप है। जब हम कहते हैं मुस्लिम, हिंदू, तो ये एथनिक ग्रुप्स में आएंगे, है ना। तो एथनिक का मतलब होता है जहाँ पे कल्चरल सिमिलरिटीज हो, उसको एथनिक ग्रुप कहा जाता है ना। ये वर्ड आते रहेगा ज्योग्राफी में, या जीएस में भी आपका सोशल इश्यूज पढ़ोगे उसमें आएगा। तो एथनिक वर्ड याद रखिएगा। एथनिक हिंदी में जाति है, इसका सही वर्ड देखा जाए एथनिक का तो नृजाति होता है। ये वर्ड आपका कौन सा होगा, आपका एथनिक का हिंदी शुद्ध वर्ड जो होता है वह नृजाति होता है। आ रही बस समझ में। तो नृजाति या एथनिक जब भी वर्ड आए समझ जाना कल्चरल सिमिलरिटी की बात कर रहा है ना। जैसे बोलेंगे पंजाबी लोग, तो पंजाबी किस में आएंगे, आपके कल्चरल सिमिलरिटीज वाले में आएंगे, एथनिक ग्रुप होगा। छत्तीसगढ़िया बोलेंगे तो एथनिक ग्रुप होगा। आ रही बस समझ में। तो ये एथनिक में आते हैं। चलिए, तो ये सब समानता के आधार पर एग्जाम्पल, बाउंड्रीज इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अधिकांशतः भाषा के आधार पर बनाया गया, बताया ना मैंने अभी। जर्मन, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सब वहाँ पे भाषा क्या सब अलग अलग है, इसके आधार पर है। तो ये उत्तरवर्ती हो गया। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज का मतलब थोपी गई, अध्यारोपित, मतलब जबरदस्ती आपके ऊपर थोपी गई है। वहाँ के लोगों की इच्छा थी या नहीं थी वो कोई मतलब मायने नहीं रखता है। जैसे भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो इतना ही कहा कि हिंदू लोग अलग, मुस्लिम अलग, जो जहाँ रहना चाहते जा सकते, आ जा सकते, ये भले बोल दिया गया। तो हमारी इच्छा थी या नहीं थी किसी ने पूछा नहीं, बस कुछ नेता और कुछ ब्रिटिश सरकार ने मिलकर के डिफाइन कर दिया, डिसाइड कर दिया, है कि नहीं। तो सुपर इम्पोज्ड ये जितनी भी बाउंड्रीज मिलेंगी ये कॉलोनियल टाइम पीरियड की मिलेंगी। कॉलोनियल मतलब औपनिवेशिक सरकारों के दौरान बनाई गई है। वहाँ के लोगों की भावनाओं के, वहाँ के लोगों की इच्छा, कल्चर, इन सब को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए आज की डेट में वहाँ पे संघर्ष होते रहते हैं। जैसे अफ्रीका में अधिकांश संघर्ष क्यों होते हैं, क्योंकि सूडान बना दिया पूरा हमने, लेकिन वहाँ का कल्चर अलग अलग है। तो जब अलग अलग कल्चर के लोग रहेंगे तो आपस में टकराएंगे। किसी को नॉनवेज पसंद है, किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है ना। एक ही फ्लैट में रहोगे और एकदम शुद्ध शाकाहारी वाला जैन घुस गया वहाँ पे और बाकी खाने पीने वाले लोग हैं, तो जैन वहाँ एडजस्ट कर पाएगा क्या। कुछ होते जैसे हम नहीं खाते लेकिन खाते साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं खाते लेकिन सामने खाने भी नहीं देंगे तो फिर वहाँ पे समस्या आना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं। खुद नहीं खाते वहाँ तक ठीक है, लेकिन खाने नहीं देंगे बोले तो फिर समस्या आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर दोनों टकराएंगे, भैया मेरी मर्जी, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 21 में खाने का अधिकार दिया गया है, तो जो खाना अलाउड है, चिकन मटन जो भी हो तो मैं खाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो बोल देगा। बोलेगा नहीं मैं तेरे को नहीं खाने दूंगा, तो फिर दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए संघर्ष होते हैं। तो यहाँ पे अध्यारोपित का मतलब होता है कि जो बाहरी ताकतों के द्वारा थोपा गया, इम्पोज किया गया जबरदस्ती। तो ये कब हुआ, जब ब्रिटिश का कंट्रोल था कई जगह पे, कई जगह फ्रेंच का कंट्रोल था, तो उन्होंने अपने राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण के लिए क्या कर दिया, सीमा बना दी। वहाँ के लोगों की भावनाओं का, इच्छाओं का, कल्चर से उनसे कोई मतलब उनको था नहीं। तो ऐसी सीमाओं को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री में रखते हैं। और आज अधिकांश वहाँ पे जो जाति संघर्ष, निर्जाति संघर्ष, अफ्रीका में गृह युद्ध होते रहते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं उन लोग। क्यों लड़ते हैं, क्योंकि सबका कल्चर बाउंड्री जो बनाई गई लेकिन कल्चरल ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर आपस में टकराव होने की संभावना वहाँ पे बढ़ जाती है। आ रही है समझ में। तो ये सुपर इम्पोज, ये बाउंड्री फोर्सिबली ड्रॉन बाय एन आउटसाइड पावर कॉलोनियल अक्रॉस एन एग्जिस्टिंग कल्चरल लैंडस्केप ऑफन इग्नोरिंग एथनिक रियलिटीज़, कि जो वहाँ की एथनिक रियलिटीज़ को इग्नोर करके हम बना देते हैं। आया ना समझ में। जैसे कोई एग्जांपल देना चाहे, मान लेते हैं कि आधा छत्तीसगढ़ एमपी में डाल देते, आधा एमपी इधर डाल देते, तो मज़ा आता है क्या। जितने संस्कृति वाले, सेम कल्चर वाले रहते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करके अच्छे से रह लेते। आए ना बात समझ में। तो डेफिनेटली नहीं तो फिर क्या होगा, डिफरेंसेस। इसलिए भारत पाकिस्तान जो बनाया गया तो मुख्य रूप से देखा गया कि धर्म के आधार पे, ताकि कल्चरल डिफरेंसेस, हालांकि भारत में ज़्यादा मुसलमान रहते पाकिस्तान की तुलना में, ठीक है, और शांति से रहते, तो इस तरीके से। तो जबरन खींची गई सीमा जो अक्सर जातीय वास्तविकताओं की अनदेखी करती है, वैसे को हम सुपर इम्पोज में रखते हैं। आया समझ में। तो ये सुपर इम्पोज समझ में आ गया। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन,
अफगानिस्तान पाकिस्तान डुरंड रेखा में लड़ाई हो रही है अभी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी हैं और अफगानिस्तान का कल्चर भी, वहाँ पे अफगानी लोग भी है। इधर ईरान के बलूच लोग मिल जाएंगे उधर आपके, जो अलग से कैटेगरी में ईरान के भी, और उधर आपका पाकिस्तान के भी बलूच लोग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलती रहती है आंतरिक रूप से, क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं। और उनके विकास पर ध्यान, उसके कई और भी कारण है, विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, वो भी एक कारण है। तो ये सुपर इम्पोज्ड हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा रेलिक्ट बाउंड्री। ये अवशिष्ट का मतलब पहले थी अब नहीं है। जैसे पहले पूर्वी जर्मनी वेस्ट जर्मनी दोनों अलग अलग थे, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, अब दोनों एकीकरण हो गए, इंटीग्रेशन हो गया, मिल गए। तो पुरानी वाली बाउंड्री आज भी मिलेगी, लेकिन फंक्शनल में नहीं है, फंक्शनिंग में नहीं है आपका जो। तो उसको किस में रखते हैं, अवशिष्ट सीमा में रखते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातें। अवशिष्ट का मतलब अवशेष है। तो जर्मनी और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की सीमा हो गई। नॉर्थ और साउथ वियतनाम की सीमा हो गई। पहले साउथ वो भी अलग अलग था, वियतनाम अलग था, नॉर्थ वाला साउथ वाला अलग था, अब दोनों एक हो गए। तो इस तरीके से ये आज की डेट में अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अवशिष्ट रेलिक्ट बाउंड्री में रखा गया है। आया समझ में। तो ये 4 प्रकार हो गए आपके ओरिजिन, आनुवांशिक में आ गए। इसकी उत्पत्ति कैसे, उसके आधार पर लिख खड़ा हूँ। सबका हो गया, नाम बस लिख लो, बाकी ये सब तो भेज दूंगा मैं। और नाम लिख करके बाकी समझने की कोशिश करो, बस नाम याद होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद है दूसरा मॉर्फोलॉजिकल, मैंने कहा था। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल में वही नदी, कुछ नदी वदी बना दिए तो फिजियोग्राफिक हो गई, नदी हो गया, पर्वत हो गया, सब आ जाएंगे इसमें। कुछ ज्यामिति बना देते हैं। ज्यामिति का मतलब अक्षांश देशांतर। जैसे मैंने अभी बताया ना कि यूएसए और कनाडा के बीच में किसको बना दिया हमने, यूएसए और कनाडा के बीच किसको बना दिया, 49 डिग्री लैटिट्यूड्स को बना दिया। तो ये किस में आ गया आपका, ज्योमेट्रिक में आ गया। उसी प्रकार वियतनाम के बीच में पहले थी, अब नहीं है, ठीक है, खत्म कर दी गई है। आया समझ में। तो ये ज्योमेट्रिक में आ जाएगा। ज्योमेट्रिक का मतलब किसी पर्टिकुलर रेखा के द्वारा, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा। जैसे आपका अलास्का वाला जो रीजन है, अलास्का किस में आता है, यूएसए में आता है। और ये किसके साथ लगा हुआ, इधर आपका कनाडा के साथ। तो इनके बीच में जो 111 डिग्री की देशांतर रेखा है, 111 डिग्री, ठीक है, कौन सा पड़ेगा, वेस्ट, 111 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड। इन दोनों को क्या करती है, अलास्का और कनाडा को अलग करती है। 111 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड किसको अलग करती है, कनाडा और अलास्का। अलास्का किसका भाग है, यूएसए का। एटलस में देखोगे जाके, है ना, आपका मैप जाके देखो, ललिता याद आ रहा है कुछ, अमेरिका का मैप देखोगे तो इतना सा भाग जो है ये वाला, ये पूरा का पूरा अलास्का कहलाता है। और ये यूएसए के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, यूएसए। और इधर वाला भाग कौन सा है, कनाडा का है। तो यहाँ पर एक बाउंड्री निर्धारित की गई, 111 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 111 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। आया समझ में। चले। तो इस तरीके से जब हम लोग अक्षांश देशांतर को यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक बाउंड्री कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्यामिति कहलाती है। भू आकृतिक समझ में आ गया। नदी पर्वत पठार कुछ होगा तो क्या कहलाएगा, भू आकृतिक, फिजियोग्राफिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। तो धर्म या भाषा के आधार पर जब बनाए जाते हैं तो उसको एंथ्रोपोजेनिक में रखा जाता है, मानव भौगोलिक। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच वाली जो आएगी रेड क्लिप, इसमें आएगी एंथ्रोपोजेनिक में आएगी। भारत पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिप डूरंड लाइन किस में आएगी, एंथ्रोपोजेनिक, मानव के द्वारा बनाई गई धर्म या भाषा के आधार पर। यूरोप की जितनी भी है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, है ना, मैग्नॉट लाइन कहते हुए आएगा नाम आगे, वो आपका उसमें आएगा। चाइना कौन सा वाला, हाँ, मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन। एक होता है फंक्शनल का मतलब कार्य के आधार पर। ये 1940 में बॉक्स ने दिया था सुझाव। तो एक डिफेंसिव बाउंड्री हो गया, रक्षात्मक सीमाएं रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। जैसे मैगिनॉट लाइन जो बताना चाह रहा था मैं,
तो ये मैगिनॉट लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है ना, ये फ्रांस मान लो और इधर आपका जर्मनी मान लो, ये जर्मनी मान लो। तो यहाँ पर ये लाइन बनाई गई है मैगिनॉट लाइन। तो ये कब इसलिए बनाई गई थी कि जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो फ्रांस को डर था कि हिटलर इधर से अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा रेखा डिफेंस लाइन बना दी गई थी यहाँ पर। लेकिन हिटलर ने इधर से अटैक नहीं किया, इधर से अटैक कर दिया, बेल्जियम होते हुए अंदर आया। ठीक है, तो कभी कभी प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, समझ गए। तो उसको मैगिनॉट लाइन कहते हैं। उसी प्रकार आर्थिक सीमाएं होती, कुछ अर्थव्यवस्था को डिसाइन करने के लिए कुछ आर्थिक सीमाएं बना देते हैं, इकोनॉमी EEZ वगैरह, जैसे हम लोग समुद्र में EEZ बनाते हैं, ये आर्थिक सीमा में आता है। EEZ का मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक का, 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स NM कहते हैं। तो ये क्या होता है, कोई भी देश होता है उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र उसी देश के अर्थव्यवस्था में आ जाता है। जैसे भारत है तो भारत के तट से हम 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, हमारा जो है EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है ना। आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, कुछ नए बच्चों को नहीं पता होगा तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है। तो ये आर्थिक सीमा हो गई समुद्र के अंदर, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से कुछ आर्थिक सीमा हो सकती है, लेकिन ये समुद्र के अंदर मिलेगी, स्थल में अभी तक आर्थिक सीमा इससे कुछ बहुत बड़ी है ही नहीं। तो ये बोक्स ने डिफाइन किया था। एक है आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज, वैचारिक सीमाएं। अलग अलग विचारधारा के लोग रहते होंगे, है ना। जैसे पहले क्या था कि जब 1991 में, 91 से पहले जब कोल्ड वॉर था तो ईस्टर्न यूरोप रसिया के साथ में था। ईस्टर्न यूरोप किसके साथ में था, रसिया के साथ में था, कम्युनिस्ट कंट्रीज के रूप में वहाँ पे था, आ रही बात समझ में। और वेस्टर्न यूरोप किसके साथ में था, अमेरिका के साथ में। वेस्टर्न यूरोप किसके साथ में था, पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, कैपिटलिज्म के। तो इधर कम्युनिस्ट विचारधारा, इधर कैपिटलिस्ट। तो ईस्टर्न यूरोप एक वैचारिक रूप से आइडियोलॉजी किसके साथ, रसिया के साथ मैच करती थी, इधर किसके साथ मैच करती थी, USA, अमेरिका के साथ। तो इस तरीके की बाउंड्रीज कभी कभी बन जाती है, तो उसको आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज में रखते हैं, वैचारिक। आज भी हम लोग बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्रीज, दोनों के कल्चरल और विचार में अलग अंतर है ना। भारत सर्वधर्म समभाव वैश्विक कुटुंबकम की बात करता है, हमारी विचारधारा अलग है। वेस्टर्न विचारधारा बुद्ध, हम लोग बुद्ध के देश, अधिकांश इधर वाले साउथ ईस्ट कंट्रीज इसमें आते हैं, बुद्ध की कंट्रीज में आते हैं, बुद्ध की विचारधारा वाले में आते हैं। तो वहाँ के तो ये आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज कभी कभी ऐसे देखने को मिलती है कि आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये फंक्शनल में आ गए, प्रिंटेड नोट्स में नहीं होगा, ये अलग से मैंने लिया हुआ है। आया समझ में। तो ये हो गया आपका फंक्शनल में, इस तरीके से हो सकता है। तो ये एक बार क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ एकदम बच्चों वाला, यही पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज करके 150 वर्ड या 250 वर्ड का पूछा हुआ है ऑप्शनल में। तो मैं ऐसा क्वेश्चन देख के लगता है कि एकदम इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से 7, 8, 9 नंबर ला सकते हो यदि अच्छे से पढ़ करके याद करके रखा हुआ है तो। कुछ भी इसमें इफ एंड बट्स नहीं है। तो ये मैंने कहा ना, जाकर पेपर देखना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसी भी उठा के यही पूछा हुआ है। तो पेपर देखोगे तो लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है। आया समझ में। क्या विशाल देख रहे हो, ये मैग्नीटो या मैजिनो कहते हैं, मैजिनो लाइन, फ्रांस जर्मनी डाल दिया मैंने। एक यहाँ पे आयरन कर्टेन करके वर्ड लिखा हुआ है, तो ये आयरन कर्टेन वाला जो बता रहा था मैं, वही वाला है। यूरोप में शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी पूंजीवादी देश और पूर्वी साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक राजनीतिक विभाजन को क्या कहा जाता था, आयरन कर्टेन कहा जाता है। चर्चिल ने वर्ड यूज किया था, ये विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा आपने। ये वर्ड आपका जो है आयरन कर्टेन करके, ये चर्चिल ने नाम दिया था, चर्चिल। आयरन कर्टेन कहा जाता था, लोहे का पर्दा है ना। कर्टेन का मतलब लोहे का पर्दा। तो लोहे का पर्दा क्या, इधर विचारधारा साम्यवादी, इधर वाला पूंजीवादी। तो ये ईस्ट और वेस्ट यूरोप के लोगों के लिए, देशों के लिए यूज किया जाता था। आया समझ में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज। मैंने कहा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है
पेपर उठा के जाके देख लेना। अब इसका महत्व क्या है, तो वो महत्व जानते ही हैं। सीमांत आज की डेट में उतने ज़्यादा तो नहीं है ना, सीमांत जो है ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि सभी देश क्या कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री फिक्स करते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन आज भी कई जो क्षेत्रों में यदि सीमांत है तो वो संघर्ष के क्षेत्र के रूप में दिखाई देंगे। जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच क्लियर कट बाउंड्री दोनों देशों के बीच में नहीं बनाई गई है, तो आज दोनों लड़ते रहते हैं, लड़ रहे, मर रहे, मार रहे। वहाँ की पूरा पिछले 50 मतलब जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे 50 साल पीछे चला गया, मान लो वो पूरा क्षेत्र किसमें चला गया, इजराइल तो नहीं गया होगा, लेकिन गाजा पट्टी और पूरा क्षेत्र किसमें चला गया, 50 साल पीछे। पूरे बिल्डिंग से लेकर सब खत्म कर दिए वहाँ पे। अब ये युद्ध हो रहा है ईरान वाला, तो ये भी जब दुबई को बर्बाद करने में लगा हुआ है ना। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ऐसी पॉलिसी कुछ करेगा, सही पॉलिसी लगाया, पहले ले तू मेरे को मार, मैं आसपास के पड़ोसियों को मारता हूँ, तुम्हारे जितने ठिकाने उनको उड़ाता हूँ। तो अब ये देश भी अमेरिका के साथ भविष्य में अमेरिका के साथ जाने में डरेंगे कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमारा, समझ गए ना भाई, कि दूसरे कहीं दूर से आकर के तुम्हारे पड़ोसी ने शरण दी, उसका तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, उसका जो हो रहा है इकोनॉमिकली खुद से हो रहा है, कम से कम उसके लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन बेचारे सऊदी अरब, कतर, ये सब देश जो ज़बरदस्ती क्या हो रहे हैं, युद्ध के चपेट में आ गए, जबकि गलती इन लोगों की और कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। हालांकि ईरान यदि परमाणु बम बना लेता तो उन देशों पे दबदबा ज़्यादा हो जाता, दबाव पर नहीं रहता हमेशा, ईरान से हर लोग डरते, तो बाद में भले नुकसान होता। लेकिन अभी जो नुकसान हो रहा है पूरी अर्थव्यवस्था, वहाँ के तेल से लेकर सब कुछ, और हमको भुगतना पड़ रहा है उसके कारण से, तो ये सब चीज़ें। एनीवे, तो आधुनिक भू राजनीति में सीमा और सीमांत दोनों का महत्व है। सीमांत कम होते जा रहा है, सीमाओं का महत्व बढ़ते जा रहे हैं, सीमांत खत्म होते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत सीमांत है तो संघर्ष के क्षेत्र के रूप में देखे जा सकते हैं। आगे बस समझ में, जब भारत चाइना वाला पार्ट है, जैसे आपका अक्साई चीन वाला पार्ट है, तो चाइना ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है इस वाले भाग में। यहाँ पर 1962 के वार में अक्साई चीन वाले में क्या कर रखा है, इसने जो है कब्जा कर रखा है। तो ये वाला युद्ध के क्षेत्र है। मैकमोहन लाइन को ज़बरदस्ती यहाँ पे बोलता है कि कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश का मेरा है, बोलता है कौन, चाइना, है कि नहीं। मैकमोहन लाइन जब खींची गई थी तब वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब फिर से उस लाइन को दोबारा खींचा जाए, चाइना डिमांड करता है, लेकिन भारत बोलता है क्यों करूं भाई, बता, उस समय बना तो दिया था अमेरिका, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, तो वही लाइन हम मानते हैं, आज क्यों नहीं मानेंगे उसको। तो इस तरीके से रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट चलते बाउंड्री को लेकर के, खास करके समुद्र के अंदर चल रहा है आज की डेट में। जैसे दक्षिणी चीन सागर है, तो दक्षिणी चीन सागर में लड़ाई क्यों हो रही है, साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे संसाधन है, तो संसाधन का लाभ उठाने के लिए सब लड़े हैं। वियतनाम बोल रहा है मेरा है, चाइना अपना पूरा का पूरा बोलते हैं, नाम ही चाइना के नाम पे तो पूरा मेरा ही हो गया, समझ गए नहीं। चाइना क्या बोलता है कि साउथ चाइना सी नाम ही है चाइना सी, तो उसका मतलब हमारे पूर्वजों ने ही रखा होगा चाइना सी, तो हमारा ही हुआ, तुम लोग का वहाँ कोई अधिकार, क्योंकि वहाँ तेल और बाकी संसाधन भरे पड़े हैं इस कारण से। फिर सिक्योरिटी के लिए कुछ काम आते हैं। बाउंड्री आज की डेट में सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है आपका, है कि नहीं। जितनी क्लियर कट बाउंड्री होगी हमसे उतनी अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, और उतना ही देश फिर क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से बाउंड्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सीमांत जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे सीमांत क्षेत्र है, जहाँ पे ठीक से सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है, वही क्षेत्र क्या होते फिर घुसपैठ के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए क्या होते, रोल प्ले करते हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में आते हैं, तो पूरा का पूरा जंगल और पहाड़ी एरिया, वहाँ पे क्लियर कट बाड़ लगाना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र अभी भी क्या है, दोनों देशों के बीच में ट्रांजिशन बफर जोन के रूप में, सीमांत क्षेत्र के रूप में स्थित है। तो वहाँ पे बाढ़ लगाना, वहाँ पे पूरे लाइन पे भारत पाकिस्तान के पूरे सीमा पे सैनिक बैठाल के रखना संभव नहीं है। तो इस कारण से फिर वहाँ पे क्या होते रहता है, आतंकवादियों का घुसपैठ वगैरह होती रहती है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। और फिर कठोर सीमाएं, बाढ़ लगाना। तो आज की डेट में हम कठोर बाउंड्रीज बनाते जा रहे हैं, छिद्रपूर्ण सीमांतों को हटा के, मतलब जहाँ पे आने जाने की संभावना बनी रहती थी उसको हटा रहे हैं। डिजिटल फ्रंटियर्स,
अब साइबर स्पेस में अब संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम कितना भी क्या कर ले, बाउंड्री बना ले, यहाँ बैठे बैठे हम चाइना का कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, चाइना वाला हमारा कर सकता है। समझ गए ना भाई? तो फिर वो बाउंड्री का कोई काम करा गया नहीं रहा। तो ये साइबर डिजिटल बाउंड्री के रूप में एक नया चुनौती, डिजिटल फ्रंटियर्स इज नाउ बीइंग चैलेंज इन साइबर स्पेस। ऊपर की बात भी कर रहे हैं, अब संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। ऊपर से बैठे बैठे अमेरिका का सैटेलाइट सब पे नज़र रखा हुआ है ना। ईरान के चुन चुन के ठिकानों पे कैसे वार किया उसने, इसका मतलब ईरान की पूरी जानकारी सैटेलाइट के थ्रू उसके पास। तो कोई भी देश आज की डेट में संप्रभु है ना, मोदी जी कहाँ उठ रहे, किधर जा रहे, किधर बैठे, पूरा अमेरिका के पास खबर होगी। हम पे तो नज़र नहीं रखा होगा उसने लेकिन मोदी की नज़र तो होगी, मोदी पर तो नज़र होगी भाई, कहाँ जा रहा है, किधर उठ रहा है, किधर बैठ रहा है, किससे मिल रहा है, किससे जुल रहा है। तो इसलिए साइबर के ज़माने में अब संप्रभुता की बात करना भी क्या हो गई आपकी, क्योंकि हर जगह अब हमको कई सारी चीज़ों में कंट्रोल कर ही रहा है। हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास में, हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन किसके पास में, तो ब्लैकमेल कहते हैं कि जो कौन सी फाइल आई थी एपस्टीन फाइल में, तो उसमें मोदी जी का नाम भी है, तो ट्रम्प का नाम भी है। तो बाकी जो पूरी फाइल आएगी तो फिर दोनों की कवरेज खुद सकती है, इस कारण से दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है। समझ गए ना भाई? तो कुछ भी हो सकता है बड़े लेवल पे। तो फाइनली निष्कर्ष यही है, सीमा संक्रमण क्षेत्र जो है सीमा कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सीमांत कन्वर्ट होता है सीमाओं में। सीमाएं कठोर कानूनी ढांचे का दर्शाती, मतलब अब हम लोग कठोर सीमाएं बनाते जा रहे हैं ताकि क्या हो सके, घुसपैठ वगैरह कम से कम हो सके, सुरक्षा हम पूरी तरह से अपने आप को दे सके। आ रही बस समझ में? तो सीमांत खत्म होते जा रहे हैं, सीमाएं बढ़ते जा रही है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ में कंक्लूजन है। फिर आज की डेट में बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, सीमांत विवाद बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन्स है, दोनों देश अपना अपना क्या करते हैं, अधिकार जमाते हैं। तो सीमा विवाद, सीमांत गायब होते जा रहे हैं, सीमा विवाद बढ़ते जा रहे हैं। तो जहाँ सीमांत थे पहले, जैसे भारत और मैंने कहा ना अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है गलवान यहाँ वाले क्षेत्र में, तो ये वाला भाग LAC, यहाँ पर कौन सी लाइन है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये हमने युद्ध विराम रेखा के रूप में यहाँ पे ये भी सीज फायर लाइन के रूप में स्थापित किया हुआ है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर कुछ डिमार्केशन नहीं है, तो गलवान घाटी विवाद हुआ था, यहाँ पर चाइना भारत के अंदर घुस गया था गलवान घाटी क्षेत्र में। यहाँ पर डोकलाम विवाद हुआ था। कहाँ पर डोकलाम विवाद हुआ था? सिक्किम के पास, भूटान के पास में, यहाँ पर आपका जो है कि नहीं। तो ये सब विवाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अभी सीमांत क्षेत्र थे पहले। कौन से क्षेत्र थे ये? सीमांत। अब वहाँ पे सीमाएं स्पष्ट रूप से अभी तक ठीक से दोनों देश मिल करके बनाए नहीं है, तो वो विवाद इस कारण से बढ़ते जा रहे थे। जहाँ पे भी डिस्प्यूटेड रीजन्स है वहाँ पे सीमा विवाद बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ विवाद के प्रकार है। एक स्थिति पोजिशनल विवाद होते हैं, जो संधियों की व्याख्या मानचित्रण त्रुटियों पर विवाद के कारण से, जैसे मैंने कहा ना मैकमोहन लाइन, LAC अभी बताया इंडिया चाइना के बीच में, तो स्थिति के कारण से हो रहा है। उनकी स्थिति ऐसी है, जैसे मैकमोहन लाइन कब बनाया गया? ब्रिटिश समय में बनाया गया। ब्रिटिश ने एक मैकमोहन नामी है उनका, उन्होंने लाइन खींच दी कि इधर चाइना का, इधर आपका भारत का। तो चाइना क्या बोलता है कि जब ये लाइन खींची गई तब वो तिब्बत, वहाँ पे क्या था, तिब्बत का शासन था। तिब्बत एक अलग से वहाँ पे राजतंत्र, राजतंत्र, मोनार्की चलती थी वहाँ पे, उस समय बनाएगी। तो चाइना बोलता मैं क्यों मानूं? तो इसलिए मैकमोहन के अंदर कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या कहता है, अपना भाग है मान करके चलता है। आ रही बात समझ में? लेकिन भारत बोलता है भाई जिसके साथ भी हमने संधि की थी, ब्रिटिश सरकार ने की थी, दोनों के मर्जी से हुई थी। जब ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ के गई तो जितना उसके अंदर था, सीमा में था, टेरिटोरी में था, जितना उसके अधिकार क्षेत्र में था, वो भाग भी हमारा पूरा हुआ। तो विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। आई ना बात समझ में? तो उसकी स्थिति के कारण से कुछ विवाद होते हैं। मानचित्रण त्रुटियां का मतलब आपका मैपिंग एरर्स, चाइना अपने में दिखा देता है, भारत उसका विरोध करता है कि नहीं। तो इस तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन
डिस्प्यूट्स के कारण से होते हैं, एक्सप्लेनेशन गलती के कारण से हो जाते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं किसमें, पोजिशनल में रखते हैं। कुछ क्षेत्रीय विवाद होते हैं, कश्मीर डिस्प्यूट्स इंडिया पाकिस्तान वगैरह के साथ में जो बंटवारा हुआ था उस समय जो दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था, आपका जो है समझौते वगैरह हुए थे, क्लियर कट नहीं थे, स्पष्ट नहीं थे, तो उसके कारण से जो विवाद हो किस में आ जाएंगे, आपके जो है टेरिटोरियल विवाद में आ जाएंगे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इतिहास से जुड़े होते हैं। रिसोर्सेस, पानी, तेल, खनिज, इन संसाधनों को लेकर के होते हैं। साउथ चाइना सी मैंने एग्जांपल दिया, तो उसको लेकर के विवाद चलते रहते हैं आज की डेट में, राइट। और फंक्शनल, कार्यात्मक, तो ये कार्यात्मक जो होते हैं प्रवसन, तस्करी, सीमा प्रबंधन पर होते रहते हैं। इधर आपका जैसे यूएसए और मैक्सिको वाला विवाद, मैक्सिको से बहुत सारे तस्कर क्या होते हैं, वहाँ के किसी बड़े तस्कर को मार दिए थे ना, अभी यूएसए ने मरवा दिया वहाँ पे जो, तो वहाँ पे भी हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो अमेरिका जो है कहता है कि मैक्सिको से बहुत सारे स्मगलर्स कहाँ पर स्मगलिंग करते, यूएसए में करते, तो उसके कारण से कुछ सीमा विवाद चलते रहते हैं। आ रही बात समझ में? भारत और म्यांमार वाले क्षेत्र में भी कुछ सीमाएं ऐसी है जहाँ से तस्कर वगैरह नॉर्थ ईस्ट में आते रहते हैं, बांग्लादेश से आते रहते हैं, वहाँ से भी कई सारे इलीगल माइग्रेशंस होते हैं। तो सब को लेकर के हमारे बीच में विवादित जो रहेंगे वो फंक्शनल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कई सारे विवाद होते हैं। और वर्तमान में क्या चेंज आ रहा है, कभी क्वेश्चन आ जाए, ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल शिफ्ट का मतलब हम लोग कठोर से नरम सीमाओं की ओर जा रहे हैं। फिर से कठोर से नरम कैसे होते जा रहे हैं, आपसी प्रादेशिक गठबंधन बना रहे हैं। जैसे यूरोपीय संगठन बन गया, तो यूरोपीय संगठन बन गया, यूरोपीय यूनियन बन गया, तो क्या हुआ, वो उन देशों ने आपस में एक दूसरे के देशों में आने जाने के लिए वीज़ा क्या कर दिया, आपका जो है वीज़ा पॉलिसी को उन्होंने क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, ढीला कर दिया। आसानी से हम फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से बेल्जियम, ये सब जा सकते हैं। तो फिर से ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा कठोर सीमाएं फिर से क्या हो रही है, सॉफ्ट होते जा रही है। हमने सार्क बनाया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ आपका जो रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो इस तरीके के जो प्रादेशिक संगठन बनेंगे, सार्क, आसियान, तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के देशों में, कारण हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए है, लेकिन आर्थिक व्यापार बढ़ेगा तो आना जाना भी क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ग्लोबल शिफ्ट की बात करें वर्तमान में, तो हम फिर से कठोर से नरम, है ना। पहले तो हमने नरम मतलब क्या बोलते हैं आपके जो है इलीगल से लीगल की ओर आए। पहले इलीगल क्षेत्र ज़्यादा थे, माइग्रेशन होता था, उसको लीगल में कन्वर्ट किया, स्ट्रिक्ट किया कि भाई बिना परमिशन के आना जाना आसान नहीं होगा, वीज़ा नियम कठोर कर दिए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो हमें अर्थव्यवस्था को क्या करना है, आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो कुछ कानून क्या करने पड़ेंगे, ढीले करने पड़ेंगे। लोगों का आना जाना, लोगों का एक दूसरे के देशों में मूवमेंट क्या करना पड़ेगा, इजी करना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो फिर से इसीलिए हम किधर से हार्ड टू सॉफ्ट की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा यूरोपीय यूनियन का एग्जाम्पल ले लो, उन देशों में आसानी से आप जा सकते हो, ज़्यादा वीज़ा वजह की ज़रूरत नहीं होती है। डिजिटल प्रवाह के कारण भौतिक सीमाओं का महत्व कम होते जा रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल बाउंड्री ड्यू टू डिजिटल फ्लो, इंटरनेट फाइनेंस के कारण से, है ना। अब घर बैठे बैठे हम अमेरिका, जैसे मेरी मैडम तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चों को भी पढ़ाती है, तो यहाँ बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को पढ़ा रही है, तो सीमा को कोई मायने रखता है क्या, नहीं रखता है। तो ये सब थोड़ा सा कम होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है। ये भी हो गया आपका जो है। और EEZ अंतरिक्ष कानून, सीमांकन के केंद्र का भूमि से समुद्र में और अन्य अधिक क्षेत्र और अंतरिक्ष कानून की ओर भी स्थानांतरण हो रहा है। मतलब स्पेस बनाना पड़ेगा, ऊपर भी जा करके क्या करेंगे, बाउंड्री, कि भाई तुम्हारा सैटेलाइट है, इतनी सीमा तक ही तुम देखो, हमारे घर के अंदर मत झाँको। तो ये सब भी करने पड़ेंगे इन फ्यूचर में। तो इस तरीके से कुछ ग्लोबल शिफ्ट्स हो रहे हैं वर्तमान में बाउंड्रीज में। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी ध्यान में रख लेना है। तो इस तरीके से ये टॉपिक, इसमें सिद्धांत बचे हुए जो मेन लॉस वगैरह है वो भी कल देखेंगे हम लोग। लॉस ऑफ, खास करके बाउंड्रीज वाले मिलेंगे, फ्रंटियर्स तो नहीं है। तो कुछ लॉस ऑफ बाउंड्रीज देखेंगे कल, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हार्टलैंड, रिमलैंड, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2 टॉपिक्स है, उसको देखेंगे, तो वो भी आपके एक एक 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो आगे समझ में फ्रंट वाला काम,
इजी है, बस याद तो करना पड़ेगा इतना, इससे ज़्यादा इजी टॉपिक और आपको नहीं मिलेगा आईएएस बनने के लिए। इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट जो है वो तो याद करने ही पड़ेंगे, है क्या वो तो याद करना ही पड़ेगा। सीमा क्या होती है, सीमा की विशेषताएं, सीमांत क्या होती है उसकी विशेषताएं, दोनों में डिफरेंस, फिर सीमाओं का वर्गीकरण ये पढ़ा हमने, आनुवांशिक, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल, और वर्तमान में सीमाओं का महत्व वगैरह क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इतना ही है आपका। जो इसमें कुछ भी कठिन लग रहा हो तो मिठाई खिला रहे हो गाय की? अच्छा, थैंक यू। बाकी लोग को खिला दिए? ये तो बहुत दिन पहले हो गई थी क्या? उस ग्रुप में नहीं हो?